नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति भविष्य को जानने की जिज्ञासा रखता है। वह जानना चाहता है कि हमारे जीवन में जो ये संघर्ष की अधिकता है, अनेक प्रकार की समस्याओं से हम गुजरते चले जा रहे हैं, इसका अंत होगा और कभी हमारे जीवन में भी खुशियां आएगी। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, परंतु केवल जन्म कुंडली के अनुसार ही जीवन में सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। आज हम पंचांग के संबंध में कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दरअसल पंचांग के संबंध में कहा गया है कि तिथि वारं चौ नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नानं फलं लभेत। 5 अंगों को मिलाकर पंचांग का निर्माण होता है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, ये 5 अंगों को जोड़ देने के बाद ही पंचांग का निर्माण होता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण होता है योग, और योग की संख्या 27 मानी गई है, जिसमें से 9 योग अशुभ श्रेणी में रखे जाते हैं और 18 योगों को शुभ माना गया है। आपके जन्म किस योग में हुए हैं, यह जानना नितांत आवश्यक होता है। पुनः नक्षत्र भी 27 होते हैं, अतः नक्षत्रों के आधार पर भी आपके जीवन का निर्धारण होता है। पंचांग का पहला भाग तिथि होता है, जो 16 तिथि है, जिसमें पूर्णिमा एवं अमावस्या 2 महत्वपूर्ण प्रमुख माने जाते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र जो 27 होते हैं, और तीसरा भाग यह योग होता है। आपके किस योग में जन्म हुआ है, यह पंचांगों से ही ज्ञात होती है। यदि आप अपने जन्म कुंडली पर दृष्टिपात करें तो वहां आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे क्या आपकी जिस समय जन्म हुई थी उस समय की पंचांगों में क्या स्थितियां चल रही थी, किस योग में आपका जन्म हुआ था, क्या वह शुभ योग थे अथवा अशुभ योग हैं, उसका भी प्रभाव निश्चित रूप से जीवन में पड़ता ही है। पुनः चौथा भाग करण होता है, और ये 11 होते हैं, जिसमें से 4 स्थिर करण होते हैं एवं 7 अस्थिर परिवर्तनशील होते हैं। 5वां भाग वार होता है, जो आपका रविवार से प्रारंभ होकर शनिवार तक चलता है। इन 5 अंगों से ही पंचांग का निर्माण हुआ है, और इन 5 चीजों पर आपके जन्म समय में क्या स्थिति थी यह भी देखना आवश्यक होता है। इसके उपरांत ही भविष्य की पूर्णतः निर्धारण होती है। अन्यथा शुभ ग्रहों की गोचर स्थिति रहने के उपरांत भी, अच्छे ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगने के उपरांत भी आपको जीवन में वह सफलताएं नहीं मिल पाती है जैसा आपके कुंडली के ग्रह बताते रहते हैं। अतः आज उन्हीं 27 योगों के संबंध में, जिसमें से पहला योग विषकुंभ योग होता है, उसके संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुंभ का मतलब घड़ा होता है, और विष का मतलब तो आप जानते ही हैं, जहर होता है। घड़ा में भरकर विष आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आत्मा में उड़ेल दी जाती है। यह चंद्रमा एवं शनि अथवा राहु एवं चंद्रमा के प्रभाव से जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। जब भी कभी शनि एवं चंद्रमा की आपके जन्म कुंडली में युति बन जाए, अथवा चंद्रमा की दृष्टि शनि पर हो एवं शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो, तो इस प्रकार के योग का निर्माण हो जाता है। इसमें राहु की भी अहम भूमिका होती है। शनि एवं राहु के प्रभाव बस आपके चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, अतः मन बड़ा अशांत रहता है। इनमें दोनों ग्रहों की डिग्रियों को भी देखने की आवश्यकता पड़ती है। अगर उन दोनों ग्रहों के मध्य दूरियां बनी हुई हो तो फिर इस दोष का खुद ही निवारण हो जाता है।
यह ज्योतिष ग्रंथों में अशुभ योगों की श्रेणी में इसे रखा जाता है, परंतु यह जीवन में खूब सफलताएं भी देने का कार्य करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में विद्यमान हो और वह अपने अंतिम डिग्री में गुजर रहे हो, 27-28 अंशों पर हो, और शनि आपके पंचम स्थान में आकर अभी 2-3 अंशों से गुजर रहे हो, अर्थात इन दोनों ग्रहों के मध्य दूरियां कम हो गई, तो फिर आप विषकुंभ योगों के प्रभाव में आ गए। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, मन हमेशा सब कुछ रहने के उपरांत भी बेचैन सा रहना, अस्थिर रहना, धैर्य की कमी, झुंझलाहट, क्रोध की अधिकता, माता से सुख की कमी, अपने जीवन में सुख की कमी, मन की बेचैनी, अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं आपके जीवन में उपस्थित हो जाती है जिसके प्रभाववश आप बहुत अधिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। धन तो आपके पास आएंगे, धन तो रहेंगे, संपत्तियां तो रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आएगी, परंतु उसके बाद भी मन बड़ा बेचैन रहेगा। ज्योतिष ग्रंथों में, मानसागरी में इन योगों के संबंध में कहा गया है कि विषकुंभ जातो मनुजो रूपवान भाग्यवान भवेत, नाना अलंकार संपूर्णो महाबुद्धिर विशारदः। अर्थात विषकुंभ योग में जिसका जन्म होता है वह सुंदर रूप, भाग्यवान, नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, बुद्धिमान एवं पंडित होता है। बुद्धिमान तो आप होंगे, आप पंडित होंगे, अनेक प्रकार के अचल संपत्ति आपके पास रहेंगे, क्योंकि उस जमाने में अलंकार को ही संपत्ति माना जाता था। अतः रुपये, पैसे, धन, संपत्ति सब कुछ आपके पास मौजूद रहेंगे, परंतु मन अशांत रहेगा। क्योंकि चंद्रमा तो मन के कारक होते हैं, चंद्रमा तो सुख के कारक होते हैं, आपका मन ही स्थिर नहीं रहेगा। यह आपके जीवन में अनेक प्रकार के विष घोलने का कार्य करते रहेंगे। यही कार्य राहु भी करते हैं। गोचर बस कभी भी शनिदेव यदि आपके चंद्र राशि के ऊपर से प्रस्थान करते हैं तब भी इस दोष का निर्माण हो जाता है, अथवा आपके कुंडली में जिस भाव में शनिदेव विद्यमान हो वहां से भी जब भी कभी चंद्र देव का परिवर्तन होता है, गोचर होता है, तब भी इस दोष का निर्माण होता है। इसके लिए आवश्यक है कि चंद्रमा को मजबूत करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। यदि चंद्रदेव मजबूत होंगे, इसके लिए चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होता है। यदि चंद्रदेव आपके शुभ भावों के कारक हों, ग्रह हों, तो आप इसके लिए अच्छे मोती धारण कर सकते हैं। जैसे ही चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और शनि यदि कमजोर पड़ते हैं तो फिर इन दोषों का दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। कि जब भी कभी आप अपने कुंडली पर दृष्टिपात करें तो योगों को भी देखने का प्रयास करें कि 27 योगों में से किस योग में आपका जन्म हुआ है। क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य भी हम करने लगते हैं तो पंचांग की आवश्यकता पड़ती है, और पंचांग में देखते हैं कि आज कौन से योग चल रहे हैं, क्या वह योग शुभ है, अशुभ है, इसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे कार्यों पर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि केवल जन्म कुंडली से ही नहीं, इसके उपरांत पंचांगों के इन 5 अंगों पर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अनुसार आपका जीवन का निर्धारण होता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।